आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज विश्व साक्षरता दिवस है। जैसा कि हम सबको विदित है कि पूरे विश्व को आज कोरोना नामक महामारी ने अपने गिरफ्त में लिया हुआ है, तो हम इस महान दिवस को कहीं एकत्रित होकर नहीं सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर शशि वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर, ई व्याख्यान के द्वारा इस महान दिवस पर शिक्षा के अधिकार पर चर्चा करने का प्रयास करूंगी। यह ई व्याख्यान महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर में स्थापित एनएसएस की चारों इकाइयों की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम एनएसएस की चारों इकाइयों के प्रभारी डॉक्टर सुनीता गहलोत, डॉक्टर अंजलि शर्मा, डॉक्टर सीमा व्यास और डॉक्टर अमृता सिंह और एनएसएस की सभी छात्राओं का स्वागत करती हूँ मैं। शिक्षा का अधिकार प्रत्येक मानव जीवन में, जैसे हमको पता ही है कि प्रत्येक मानव के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व होता है। शिक्षा ही जीवन का आधार है। किसी भी देश का विकसित होना उस देश के नागरिकों के शिक्षा के स्तर पर निर्भर करता है। सभी जीवों के अंदर मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है और शिक्षा प्राप्त कर वो आधुनिक जीवन को जी सकता है, अपने राष्ट्र की तरक्की कर सकता है, अपने देश की तरक्की कर सकता है। वो शिक्षा का सबसे पहले तो शिक्षा है क्या, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम जो जानते हैं, शिक्षा का तात्पर्य है अक्षर ज्ञान, यानी कि हमें अक्षरों को ज्ञान होना चाहिए। उसके उपरांत हम ज्ञान अर्जन करें, पढ़कर हम जो भी हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव के द्वारा जो हम ज्ञान अर्जित किया है, वो उस अर्जित ज्ञान को उन्होंने पुस्तकों के माध्यम से हमारे लिए धरोहर के रूप में छोड़ा है। तो हम उन शिक्षा के द्वारा, उन किताबों के द्वारा हम उस ज्ञान को अर्जित कर सकें। किसी भी विधा को सीखना अपने जीवन के अंतर्गत और उस शिक्षा को, उस विधा को अपने आचरण में स्थापित करना, उसके द्वारा अपनी आजीविका प्राप्त करना और एक बेहतर जीवन जीना, यही शिक्षा का अर्थ जानते हैं। और मैं तो इतना मानती हूँ कि अक्षर ज्ञान ही मात्र शिक्षा नहीं है। आप किसी भी विधा को सीखें, यानी सीखने की जो कला है या सीखना जो है वो ही शिक्षा है। तो आप किसी भी माध्यम से आप कोई भी सीखते हैं, वो ही आपकी शिक्षा होती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक जो शिक्षित इंसान है जिसने BA MA की डिग्री ली है वो ही शिक्षित है। एक बढ़ई का काम करने वाला, एक नाई का काम करने वाला, एक कारपेंटर या कहे एक जो भी इस तरीके की विधाएं होती हैं, उन सबको सीखने वाला भी शिक्षित है, क्योंकि उसने भी एक विधा को सीखा है, वो उसमें शिक्षित है। तो शिक्षा का जो अर्थ है वो ये है कि सीखना और उसे अपने जीवन में ढालना। तो शिक्षा के ऊपर कुछ जो विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, मैं आपको उनसे अवगत कराना चाहूँगी। महात्मा गांधी जी ने कहा है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। अर्थात ये कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, कि अंदर की जो उसकी अभिव्यक्ति है, जो वो जिस तरीके से अभिव्यक्त कर पाता है, वही शिक्षा है। जॉन ड्यूवी ने शिक्षा का एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है, उसको अच्छे से बताया है कि शिक्षा व्यक्ति की सभी भीतरी शक्तियों का विकास करता है, जिससे वह वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकता है। अर्थात शिक्षा के द्वारा वो अपने अधिकार तो प्राप्त करता ही है, साथ ही साथ वो अपने दायित्व जो हैं, कर्तव्य जो हैं, उनका भी निर्वहन करने की जो सीख प्राप्त करता है, वो शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त करता है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो 2002 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 लागू किया गया 40वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसके तहत ये प्रयास किया गया कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन सभी को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। चलता रहा, लेकिन देखा गया कि बच्चों को उतने जिस तरीके से हम चाह रहे थे शिक्षित करना, या हमारे संविधान निर्माता चाह रहे थे, बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे कारण इसके लिए उत्तरदायी थे। तदुपरांत 2009 को
4 अगस्त 2009 को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, जिसे हम RTE के नाम से, राइट ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं, उसे लागू किया गया और उसे हमारे मूल अधिकारों में शामिल कर लिया गया। इस अधिवेशन को जो मंजूरी दी वो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने दी। इसके अंतर्गत 18 साल तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया और जो 14 साल तक के बच्चे थे जो 8वीं में पढ़ रहे थे उनको निःशुल्क शिक्षा देने का एक प्रावधान रखा गया कि इन सभी को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। शिक्षा का जो अधिकार है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है मानव अधिकारों को, उसके अंतर्गत भी शिक्षा के अधिकार को प्रदान किया गया है। उनका मानना है कि मानव जो शिक्षा है किसी भी राष्ट्र की प्राण वायु है और यदि वहाँ के नागरिक शिक्षित होंगे तभी वो देश तरक्की कर पाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत जो विशेष व्यवस्था की गई, एक तो व्यवस्था यही थी कि 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, 8वीं में जो पढ़ रहे हैं 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। उससे भी ज़्यादा कि जो प्राइवेट स्कूल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और जिन स्कूलों के अंदर ही केवल जो पैसे वाले लोग हैं वो शिक्षा प्राप्त कर पा रहे थे, ऐसी स्थिति में ये जो प्राइवेट स्कूल थे उनको बाध्य किया गया कि वो अपने जो क्षमता है, यानी उनके जहाँ वहाँ पे जो संख्या है, उनके विद्यालय की जो क्षमता है, उनकी 25% सीटों पर गरीब बच्चों का आधिपत्य होगा या गरीब बच्चों के लिए वो आवंटित की जाएंगी जो बच्चे संसाधन विहीन हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, यानी उनके पास गरीबी है, वो पढ़ नहीं पा रहे, उनको कोई संसाधन प्राप्त नहीं है कि जिससे पढ़ सकें। उन बच्चों का उस महाविद्यालय की 25% सीटों पर अधिकार होगा और ये सीट जो हैं वो लॉटरी के माध्यम से निकाली जाएंगी, यानी जितने भी बच्चे वहाँ पे उस विद्यालय के अंदर फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे, उन सब में एक लॉटरी सिस्टम से निकाला जाएगा। यदि हम भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में करते हैं तो भारत में 4 स्तर पर शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक स्तर पर 1 से 5, माध्यमिक स्तर पर 6 से लेकर 12 तक, उच्च स्तर पर यानी कॉलेज शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, यानी कि इससे पहले जो लोग नहीं पढ़ पाए थे उन सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब शिक्षा का जो उद्देश्य जो भारत सरकार ने या पूरे विश्व में जो शिक्षा का उद्देश्य है उस उद्देश्य पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जो पहला उद्देश्य है शिक्षा का वो है चारित्रिक विकास करना, यानी कि मनुष्य के चरित्र का विकास करना। जब हम देखते हैं कि आज पूरे विश्व के अंदर बेईमानी, भ्रष्टाचारी, मिलावट, घूसखोरी जैसी प्रवृत्तियों का बोलबाला है, तो हम शिक्षा से ये आशा रखते हैं या हम शिक्षा के माध्यम से प्रयास करेंगे कि मनुष्य के अंदर राष्ट्रीय चरित्र का विकास हो और इन जो अपराधी प्रवृत्तियां हैं, इन अपराधी प्रवृत्तियों को वो त्याग करके अपना खुद का विकास कर सके, अपने चरित्र का विकास कर सके और पूरे विश्व का विकास कर सके। और चारित्रिक विकास के साथ मानसिक विकास, अर्थात ये कि मनुष्य जो है वो विवेक युक्त चिंतन करे, जो भी उसके सामने परेशानियां आती हैं, जो भी तथ्य आते हैं उन तथ्यों का विश्लेषण करे, अपने अच्छे बुरे की समझ रखे और उपयुक्त निर्णय ले, अपनी योग्यता का विकास करे। तो इस तरीके से उसका जो मानसिक है, मानसिक विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। इसको हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो व्यक्ति के दिमाग का विकास, मन का विकास, जो मस्तिष्क का विकास जो होता है वो शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि जिसके आधार पर हम अपने मानसिक विकास कर सकें। और हम सांस्कृतिक विकास भी शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं कि जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत की जो संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा प्रबुद्ध है, विशाल है वो संस्कृति, और शिक्षा के अभाव में उस संस्कृति का ज्ञान भारतीय जनता को प्राप्ति नहीं हो पाता है, क्योंकि जब वो पढ़ना है, हमारे जो पूर्वज हैं जो अपनी संस्कृति को पूरी तरीके से हमारे लिए विरासत के रूप में छोड़ गए हैं, उस संस्कृति का हमें ज्ञान ही नहीं हो पाता है। यदि हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, तो पढ़ना नहीं जानेंगे, तो हम शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके अपनी संस्कृति को जान सकते हैं, उसको निखार सकते हैं, उसको परिष्करण कर सकते हैं, उसका अपनी संस्कृति को जन जन तक हम फैला सकते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य सभ्यता का जो खराब प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है
उस खराब प्रभाव को भी हम दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। यानी इस तरीके के प्रयास करें, जब हमें अपने अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाएगा तो निश्चित ही हमें ये पता लगेगा कि जो पाश्चात्य सभ्यता या पाश्चात्य से जो बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं वो हमारे लिए कितनी हानिकारक है। उन जो अच्छी चीज़ें हम उनको अपना लेंगे और जो हानिकारक जो चीज़ें हैं उनको हम त्याग कर देंगे, उनको हम हटा देंगे। तो इस तरीके से हम शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। आधुनिकीकरण करना कि जैसा कि अभी हम जानते हैं कि भारत के अंदर तो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता है, हम भाग्यवादी बहुत ज़्यादा हैं। और ये भाग्यवादी इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर अज्ञानता है। हर चीज़ को हम भाग्य से जोड़ देते हैं कि अगर ऐसा हमारे विकास नहीं हो पा तो हमारा भाग्य खराब है, हमारे साथ जो भी बुरा हो रहा है उसके लिए हमारा भाग्य खराब है। तो हम इस रूढ़िवादिता, इस भाग्यवादी जो प्रवृत्ति है उसको हम शिक्षा के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। और दूर करने के बाद विज्ञान की दुनिया में वास्तविकता, विज्ञान अर्थात वास्तविकता की दुनिया को हम जान सकते हैं, उसमें विचरण कर सकते हैं, जिससे हमारे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होगा। उसके साथ ही एक और जो इसका उद्देश्य है वो है उत्पादन का विकास करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम शिक्षा, जब मैं क्लास में होती हूँ और पूछती हूँ बच्चों से कि आप शिक्षा क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनका यही उत्तर होता है कि मैडम हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और अपनी आजीविका प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस शिक्षा के माध्यम से हम उत्पादन में विकास कर सकते हैं। भारत का जो कृषक है और भारत का जो श्रमिक है वो दोनों ही अशिक्षित हैं, दोनों को ही शिक्षा का ज्ञान नहीं है। तो वो शारीरिक श्रम करते रहते हैं, जो नए अनुसंधान हो रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, उन अनुसंधानों को वो जान नहीं पाते हैं। शिक्षा जब प्राप्त करेंगे तो बाहर जो अनुसंधान हो रहे हैं या विश्व में जो अनुसंधान हो रहे हैं उनको तो हम जानेंगे ही, और उसके बाद हम खुद भी इस क्षेत्र में अनुसंधान करने का प्रयास करेंगे कि जिससे जो हम कार्य कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और हमारे जो उत्पादन क्षमता है, जो हमारा श्रमिक जो उत्पादन कर रहा है, हमारा जो किसान जो है कि वो जो खेतों के अंदर नित नई चीज़ों को उगा रहा है, उनमें वो अनुसंधान करके, प्रगति करके वो उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकता है। सामाजिक बुराई का भी निराकरण शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। हमारे यहाँ दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा है और बहुत सारी जो बुराइयां हैं, हम उन बुराइयों पर भी शिक्षा प्राप्त करके ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही हम जागरूकता फैला सकते हैं और हमारे समाज को उन्नति की राह पर ले जा सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही हम लोकतंत्र को जान पाएंगे। लोकतंत्र अधिकार, जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो हम जब शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हमारे दिमाग के अंदर लोकतंत्र की भावना का विकास होगा। यानी कि इंसान सर्वोपरि है। जाति, धर्म, भाषा के आधार पर जो हमारे दिलों के अंदर वैमनस्यता पैदा हो चुकी है, उन वैमनस्यता को हम दूर करने का अपने दिलों में प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय एकता की भावना का हमारे यहाँ विकास होगा। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे, राष्ट्र के प्रति हमारे अंदर प्रेम पैदा होगा। मानवीय मूल्यों का विकास भी शिक्षा के द्वारा ही संभव है। यानी कि मनुष्य के जो आंतरिक जो मूल्य हैं कि जिस तरीके से मनुष्य का जीवन होना चाहिए, त्याग से परिपूर्ण होना चाहिए, उसमें सदैव तरक्की करते रहना चाहिए। तो ये जो मानवीय मूल्य हैं, दूसरों के प्रति परोपकार करने चाहिए, दया की भावना रखनी चाहिए। हमें हर एक इंसान की उन्नति में, जो भी हमारे देश में रहता है, हमारा भाई बहन है, उन सब के प्रति जो उन्नति करना चाहे उसके प्रति हम उसकी सहायता करें। बहुत सारे ऐसे मानवीय मूल्य हैं कि जिन्हें हम शिक्षा के द्वारा उजागर कर सकते हैं। निश्चित ही हमारे विवेक का विस्तार होगा। इससे हमारी जो विवेक शक्ति है वो हमारी बहुत ज़्यादा प्रबुद्ध हो जाएगी। और नए शिक्षा जब प्राप्त करेंगे, हम किताब पढ़ते हैं, हमें किसी एक चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तब हमें और पिपासा हमारे अंदर जागृत होती है कि हम नया ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान प्राप्त करें और हम अपने आप को प्रबुद्ध बनाएं। तो इस तरीके से हम शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने संपूर्ण विकास कर सकते हैं। तो जैसे कि हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी हम बहुत सारी व्यावसायिक जो शिक्षा हैं उन शिक्षाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या जो भी बहुत और सारी व्यावसायिक शिक्षा है जिससे हम अपनी आजीविका का निर्वहन कर सकते हैं, हम आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अक्षर ज्ञान करेंगे, जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तभी उन व्यावसायिक शिक्षाओं को हम
का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, हम उस वह भी भावना हमें जो शिक्षा के द्वारा प्राप्त होगी। जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, अपनी आजीविका जो है हम सुचारू रूप से कमा पाएंगे, तब हम देखेंगे जब हमारा विकास हो गया है, तब हम समाज का विकास करने का हमारे मन में आएगा। यदि हमारा ही विकास नहीं है, हमें ही रोटियां नहीं मिल रही हैं, हमें ही कपड़े नहीं मिल रहे, हमारा ही जो जीवन है वो अभावों में गुजर रहा है, तो हम समाज के लिए कभी नहीं सोच सकते हैं। तो हम शिक्षा प्राप्त करके जब हम अपनी आजीविका प्राप्त करेंगे, तो हम समाज के प्रति भी अपना उत्तरदायित्व जो है महसूस करेंगे। उसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारा जो आध्यात्मिक विकास है, जब हमारा पेट भरा होता है तो हमें भगवान की भी याद आती है। और सभी, जैसे कि हम भारतवासी तो ये मानते हैं कि कोई सर्वोच्च सत्ता है जो हमारे विकास में या जो इस पूरे संसार को चला रही है। तो ऐसी आध्यात्मिक, जब हमारा पेट भरा होगा तो ये हमारे जो आध्यात्मिक ज्ञान है तभी हम प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं का विकास होगा। जब महिलाओं का विकास होगा या महिलाओं की मानसिक जो शक्ति है उसका विकास होगा, महिलाएं साक्षर होंगी, तभी हमारे देश का विकास होगा। हम शिक्षित होंगे तभी हमें लगेगा कि हमारे देश का जो आधा हिस्सा है, जो महिला है, वो यदि निरक्षर रहेंगी तो हमारे बच्चों का, हमारे समाज का विकास संभव नहीं हो पाएगा। तो हमें महिलाओं की साक्षरता के लिए भी हम कार्य करेंगे। उसके साथ ही हमारे जो प्रौढ़, जो हमारे बुजुर्ग हो चुके हैं, क्योंकि पहले हम देखते थे कि हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत ज़्यादा नहीं थी, हमारे यहाँ शिक्षा का, तो बहुत सारे हमारे जो बुजुर्ग महिला और पुरुष हैं वो आज भी अशिक्षित हैं। तो हमें भी लगेगा कि हमारे जो प्रौढ़ जो है महिला और पुरुष हैं हमारे समाज के, उनको भी शिक्षित किया जाए, आदिवासियों को भी शिक्षित किया जाए, हमारे जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उन सभी को शिक्षा प्रदान की जाए। जब पूरा समाज, हमारे देश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक शिक्षित होगा, उसके अंदर ज्ञान अर्जन कर पाएंगे वो अपनी, और उस ज्ञान अर्जन से न केवल अपने मानसिक, अपने चरित्र का, अपने शरीर का, अपने दिल का, अपने दिमाग का विकास कर पाएंगे, तब तक हमारे देश का विकास संभव नहीं है। तो ये अगर संभव है, ऐसा कि हमारा स्वयं का विकास हो, समाज का विकास हो, देश का विकास हो, तो उस सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए। और आज जो है शिक्षा जो है हमारा मूल अधिकार है, मानव अधिकार है। हमारे देश के द्वारा भी हमें शिक्षा के अधिकार को दिया गया है, और हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी मानव अधिकार के रूप में शिक्षा को दिया हुआ है। बहुत सारे योजनाएं हमारे शिक्षा के लिए दी जा रही हैं, और लगभग शिक्षा भारत के अंदर जो है वो फ्री एजुकेशन है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक शिक्षा के लिए देने के लिए एक कॉलेज खोला जाता है, स्कूल खोला जाता है, शिक्षकों की भर्ती की जाती है, तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, और ये लगभग पैसा हमारी सरकार वहन कर रही है। तो हमारे यहाँ शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है। अब शिक्षा इतना अनिवार्य है, इतना फ्री में शिक्षा दी जा रही है, फिर भी हम देखते हैं कि हमारा बहुत बड़ा हिस्सा हमारे बच्चों का, हमारे नागरिकों का वो अशिक्षित है। ऐसा क्यों है? तो निश्चित ही कोई ना कोई कारण रहे होंगे उनके पीछे कि वो सभी अशिक्षित हैं। तो सबसे पहला जो कारण मुझे समझ आता है वो है गरीबी, कि गरीबी के कारण, चूंकि पैसा नहीं है, तो गरीबी के कारण ऐसे नहीं है कि शिक्षा के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और शिक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन चूंकि गरीबी के कारण उन बच्चों को जल्दी कमाने जाना पड़ता है, तो वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो एक गरीबी के साथ ही मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण अभी देना चाहूँगी कि झांसी, जो यूपी के अंदर स्थित है, उसके किसी गांव के अंदर एक बच्चा था जो स्कूल जाता था, सरकारी स्कूल के अंदर जाता था वो बच्चा। उसका एक बड़ा भाई था, बड़ा भाई भी पढ़ नहीं पाया था गरीबी के कारण, तब एक दुकान चलाता था, क्योंकि उसके पिता बीमार रहते थे और माँ भी अशिक्षित थी, और बड़ा भाई एक सोने चांदी की छोटी सी दुकान चलाता था, जिसपे उतना अर्जन नहीं हो पाता था कि वो अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सके। और वो छोटा भाई एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत बुद्धिमान था। टीचर ने, वहाँ पे जो टीचर था, उसने देखा कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और साइंस में तो बहुत ही ज़्यादा इसको ज्ञान है या बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ता है। उन्होंने
12th के अंदर उसकी नीट का फॉर्म भर दिया टीचर ने ही, और टीचर ही नीट की उसको बताने लगे जो हमारी मेडिकल के लिए ज़रूरी है, चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़ाई के लिए। तो उसको बस वहीं गांव के अंदर ही वो उसको शिक्षा देने लगे और वो बच्चा पढ़ता चला गया। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो किराया दे के झांसी आ सके। जब नीट का एग्ज़ाम था तो उस टीचर ही उसको झांसी लेके आए, एग्ज़ाम दिलाया। और उस बच्चे की महानता देखिए, उस बच्चे का मतलब उसने नीट को क्वालिफाई कर लिया, गवर्नमेंट उसको कॉलेज मिला। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में भी फीस भरने के लिए पर ईयर 48,000 रुपये की आवश्यकता थी, और जो वहाँ खर्चा था, हॉस्टल का खर्चा था, आने जाने का खर्चा था, रहने का खर्चा था, वो सारा खर्चा था। और उस खर्चे को उसके पेरेंट्स बहन नहीं कर सकते थे। उसके पिता चूँकि बीमार रहते थे और बड़े भाई की आमदनी नहीं थी, तो उसको वो बहन नहीं कर सकते थे। और इस बच्चे के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हुई, चूँकि मैं बहुत दूर थी, तो मैं उसके इतनी सहायता, मतलब मुझे लगा कि वहाँ पे रहने वाले लोगों से उसकी सहायता करवाई जाए। तो मध्य प्रदेश में सोनी समाज के लोग थे, उनको मैंने बताया कि इस तरीके से हमारे समाज का ही बच्चा है और वो केवल पैसे की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है। नहीं तो एक जो बच्चा आज इतना इंटेलिजेंट है कि बिना किसी कोचिंग के हम अपने बच्चों को लाखों रुपए दे के कोचिंग में भेज रहे हैं, और वो भी उस नीट के एग्ज़ाम को पास नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बच्चा जो बिना किसी कोचिंग के आज नीट के जैसे मतलब बहुत जो कठिन एग्ज़ाम है उसको पास कर सकता है, तो आगे जाके वो कितना तरक्की कर पाएगा। तो मैंने अपने सोनी समाज के जो लोग थे उनको इसके विषय में बताया, और वो लोग आगे आए, उन्होंने उस बच्चे की पढ़ाई का पूरा जिम्मा लिया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उस बच्चे से आज तक बात नहीं करी है, लेकिन निश्चित ही एक दिन उससे बात करूंगी, उस बच्चे से बात करूंगी। तो यदि वो बच्चे के लिए मैं प्रयास नहीं करती तो वो गरीबी के कारण, क्योंकि जिस टीचर ने उसको पढ़ाया था वो भी बहुत पैसे वाला नहीं था, उसको भी बहुत पैसे नहीं मिलते थे, तो वो भी उसकी जो शिक्षा का जो भार था, जो सरकारी कॉलेज में ही लगता था, उसको वहन करने के लिए तैयार नहीं था। तो इस तरीके से ये गरीबी जो है, ऐसे बहुत सारे बच्चे, एक बच्चा मेरी निगाह में आया या एक बच्चे के लिए हमने प्रयास कर लिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो पढ़ना चाहते हैं और गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है हमारे शिक्षा प्राप्त प्राप्त नहीं कर पाते हैं बच्चे, उनके लिए हमारे यहाँ व्यवहारिक शिक्षा का भी, शिक्षा पद्धति का अभाव है। जब हम कॉलेज में BA और MA की डिग्री निकल के बच्चे निकलते हैं तो उनके सामने वो एक ही प्रश्न करते हैं कि मैडम अब हम क्या करें जिससे हम आजीविका प्राप्त कर सकें। हम निरत्तर होते हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि सभी को तो सरकारी सर्विस प्राप्त नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में व्यवहारिक शिक्षा कि जिससे बच्चा कमा सके, जैसे वो निकले कॉलेज से तो अपनी आजीविका खुद कमा सके, खुद प्राप्त कर सके, क्योंकि कॉलेज के बाद भी उसे लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। कई बार बच्चा पास हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता। और लड़कियों के साथ तो बहुत ही परेशानी है कि जैसे वो BA और MA करके निकलती हैं, उनके माँ बाप समझते हैं कि ये बस विवाह के योग्य हो गई हैं, तो उनका विवाह कर देते हैं, और जो उनकी कुछ बनने की, जो आगे पढ़ने की या अपनी आजीविका कमाने की जो इच्छा थी वो वहीं पे उनकी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से यदि व्यवहारिक शिक्षा होगी कि जब वो BA MA करके निकलेंगी और वो अपनी आजीविका प्राप्त कर पाएंगी तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे परंपरागत उद्योग धंधे हैं, जो बच्चे उन्हीं के अंदर लग जाते हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। माँ बाप की बेरोजगारी है, माँ बाप बेरोजगार होते हैं तो बच्चे अपने लिए कमाने चले जाते हैं, परिवार के लिए भी कमाने चले जाते हैं। मैंने बहुत उदाहरण में पहले मैंने 6 साल तक NSS ऑफिसर के रूप में कार्य किया है, फील्ड में जाके कार्य किया है, और वहाँ यही देखा है कि बच्चे खुद कमा रहे हैं और कमा रहे हैं और अपने माँ बाप का, अपने घर का खर्च चला रहे हैं। तो माँ बाप की बेरोजगारी भी इसके कारण है। शिक्षण के प्रति जो अध्यापक है वो भी उदासीन है, क्योंकि शिक्षण व्यवस्था हमारी ऐसी है कि रटो रटो रटो, और रटने के अंदर किसी को इंटरेस्ट पैदा नहीं होता है, वो रुचिकर नहीं है। तो शिक्षण में भी ये माना जाता है हमारे कि जब इंसान कुछ और नहीं कर पाता, तो IAS ऑफिसर नहीं बन पा रहा है, वो डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, इंजीनियर नहीं बन पा रहा है, तो शिक्षक बन जाता है। तो कहीं ना कहीं अपनी इस
जो पोजीशन है उसकी शिक्षक की आज जो भारत के अंदर, या तो उस अपनी पोजीशन से भी वो निराश है। तो ऐसी स्थिति में वो भी एक निराशाजनक स्थिति, तो वो भी एक निराश है, और वो निराशाजनक स्थिति जो है वो हमारे शिक्षण व्यवस्था में हावी होती जा रही है। महिलाओं का जो स्तर है वो शिक्षा का साक्षरता स्तर है वो निम्न है। घरों में रहने वाली महिलाएं शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाती हैं, और वो अपने बच्चों को आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उस स्तर पर प्रेरित नहीं करती हैं जिस स्तर पर उन्हें प्रेरित करना चाहिए, और ना ही वो अपने बच्चों की घर में पढ़ाई में सहायता कर पाती हैं। शैक्षणिक जो संसाधन है उनका अभाव है। स्कूल कॉलेज की बहुत बुरी स्थिति है, गाँव में तो बहुत ही बुरी स्थिति है। बिल्डिंग नहीं है, बैठने के लिए अच्छे मतलब कुर्सी वो नहीं है। यदि हमारा बहुत गर्मी है, पंखे नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट बाथरूम नहीं है, स्कूलों की बहुत बुरी स्थिति है। यदि हम शहर में देखें और गांव में तो बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में उन खराब स्थितियों में रहकर ही बहुत ही कोई बिरला बच्चा होता है जो पढ़ना चाहता है। बहुत बार शिक्षकों का विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार भी खराब होता है, और जो हमारा परीक्षा का तरीका है कि आप पूरे पढ़ते रहो, रटते रहो और वो परीक्षा दे के आ जाओ। तो ऐसी स्थिति में जो है शिक्षा के प्रति और जो बच्चों का जो दृष्टिकोण है या रुझान है वो कम होता जा रहा है। और सबसे बड़ा जो कारण है कि जो शिक्षा के प्रति जो हमारे बच्चों का रुझान कम हो रहा है, समाज का रुझान कम हो रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो शिक्षा है वो व्यवसाय परक नहीं है, कि शिक्षा प्राप्त करने के तुरंत बाद हमें व्यवसाय प्राप्त नहीं हो पाता, आजीविका प्राप्त नहीं हो पाती। तो शिक्षा के प्रति जो नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हुआ है, जो अरुचि पैदा हुई है, वो सबसे बड़ा कारण उसका ये है। इसके साथ ही हम जो अभी 2020 के अंदर नई शिक्षा नीति आई है उस पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बहुत सालों से ऐसी ही हमारी मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है कि आप रटो रटो रटो, और रटने के बाद एक बार जितना आपको याद रहता है वो आप लिख के आ जाओ, पास हो जाओ बस उसके अंदर। और अगर बहुत अच्छा सा आप कर लेते हो तो आप थोड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाते हो। तो ऐसी स्थिति में जो उसका संपूर्ण जो विकास होना चाहिए, एक व्यक्ति का, एक व्यक्तित्व, उसके व्यक्तित्व का वो संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। बहुत दिनों तक इस पद्धति के ऊपर विचार मंथन चलता रहा, और मुझे बहुत खुशी है कि एक नई शिक्षा पद्धति आई है। उसमें मुझे जिन बातों ने प्रभावित किया है उन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। जो पहली बात जो मुझे प्रभावित करी उसमें वो है कि 5वीं तक या 8वीं तक जो पढ़ाई करी जाएगी मातृभाषा में ही की जाएगी। हम देखते हैं कि या तो बच्चे अपनी मातृभाषा ही बोलते हैं, पढ़ने बात मतलब हिंदी, बहुत सारे बच्चे तो हिंदी भी नहीं बोल पाते, और या अंग्रेजी में पढ़ने का प्रयास करते हैं तो घर में बोली ही नहीं जाती, इंग्लिश उन्हें समझ ही नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में वो केवल रट के एग्ज़ाम दे आते हैं और पास हो जाते हैं। उस शिक्षा से ज्ञान अर्जन नहीं कर पाते, अपने जेहन में नहीं उतार पाते, अपने आचरण में उसको नहीं उतार पाते। तो 5वीं से 8वीं तक जो उनको लिखने और पढ़ने मातृभाषा में दिया जाएगा तो निश्चित ही वो उसको जो शिक्षा जो दी गई है, ज्ञान जो दिया गया है, उस के अंदर जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है उसको अपने आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो मुझे पसंद आया कि छात्रों को कक्षा 6 से ही कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। इसके साथ ही जो जिस भी विषय में उस बच्चे का इंटरेस्ट है, जैसे कोई बच्चा पेंटिंग अच्छी कर सकता है, कोई बच्चा एप्लीकेशन निर्माण करना चाहता है, कोई बच्चा सॉफ्टवेयर का निर्माण करना चाहता है, और भी बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं जिन्हें वो अर्जित करना चाहता है शिक्षा के साथ ही। तो स्कूल के टाइम के दौरान ही उन्हें इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा कि वो उससे संबंधित किसी कंपनी में, किसी जगह जहाँ पे भी वो सिखाई जाती है, मान लीजिए कि अगर किसी को पेंटर बनना है तो जो भी किसी पेंटर के पास वो जाके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और जो वो शिक्षा उसमें प्राप्त करेंगे वो जो शिक्षा है वो उनके नंबरों के अंदर ही जोड़ी जाएगी। और सारे जो पूरे भारत के अंदर जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उसमें कुछ स्कूल कॉलेज में तो अभी सेमेस्टर सिस्टम है, लेकिन सारे ही जो शिक्षा प्रदान की जाएगी वो सेमेस्टर सिस्टम से की जाएगी, और छात्रों को पूरे साल इसके तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे वो। नहीं तो होता था कि साल के अंत में जाके परीक्षा देनी है, इसलिए उन्होंने पढ़ाई कर ली और रट के वो जितने भी थे 5 क्वेश्चन कर आए और पास हो गए। यानी कि व्यवहारिक शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पाते थे अपने जीवन में, वो नहीं कर पाते थे उसको रिपोर्ट कार्ड
जैसा कि हमने देखा है कि अभी तक जो रिपोर्ट कार्ड बनाए जाते थे वो जितना रट गया है वो अपने नंबर प्राप्त करें उसके आधार पर ही आपको रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। लेकिन अब ऐसा प्रावधान रखने का प्रयास किया जा रहा है कि जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें जो आपकी अन्य जो गतिविधियां हैं, जैसे कोई बच्चा खेलता है, कोई बच्चा डांस करता है, कोई बच्चा एक्सरसाइज अच्छी करता है, कोई योगा में अच्छा है, बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं, उनमें यदि पारंगत है तो उसके नंबर भी वो रिपोर्ट कार्ड में जोड़े जाएंगे। साथ ही टीचर तो उनको नंबर देगा ही देगा, वो बच्चा स्वयं भी अपने आप को नंबर दे पाएगा, उसका जो सहपाठी है वो भी नंबर दे पाएगा। ये आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ये जो शिक्षा नीति लागू होगी वो 2022 से 2023 में लागू होगी, तो इसके ऊपर अभी बहुत काम किया जाना बाकी है, किस तरीके से ये आगे आएगी तो इस शिक्षा नीति में हमारे सामने आएगी। लेकिन अभी जो प्रावधान रखने का प्रयास किया जा रहा है उस पर मैं चर्चा कर रही हूँ। स्कूली शिक्षा के बाद जो कॉलेज शिक्षा है उससे भी पहले इसी स्कूली शिक्षा में जब हम 11th में आते हैं तो हमें ये लगता है हम कौन सा विषय लें। हमारे यहाँ 3 स्ट्रीम है, यानी या तो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ये 3 ही हैं। तो बच्चा अगर साइंस लेना चाहता है या बायो पढ़ना चाहता है तो उसे उसके साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। यदि वो आर्ट्स पढ़ना चाहता है तो उसके साथ पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ऐसे ही विषय उसको पढ़ने पड़ेंगे। तो इन और बच्चे को यदि किसी बच्चे को जैसे बायोलॉजी में और हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है तो वो दोनों नहीं पढ़ सकता। जैसे मेरी बेटी है वो साइंस पढ़ी हुई है लेकिन वो फिजिक्स और बायो तो बहुत अच्छा कर लेती है, बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन केमिस्ट्री वो नहीं पढ़ पाती थी। जैसे मेरे हस्बैंड भी जो है विज्ञान के ही विद्यार्थी हैं, उनको वो बायोलॉजी में अच्छे थे, बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, केमिस्ट्री में भी उनका इंटरेस्ट था, लेकिन वो फिजिक्स नहीं पढ़ पाते थे और वो उनको इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें। और यही कारण रहा कि मेरी बिटिया के भी केवल केमिस्ट्री की वजह से नंबर कम रह जाते थे और मेरे हस्बैंड के फिजिक्स की वजह से नंबर कम रह जाते थे। तो इस तरीके से जो सब्जेक्ट उनको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता था तो वो लागू करने का प्रयास किया जाएगा कि बायो के साथ बच्चा हिस्ट्री पढ़ सकता है या कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ सकता है या जो भी है, मतलब सभी सब्जेक्ट वो इस तरीके से खुले रूप में पढ़ सकता है। इसके लिए अभी कार्य किया जाएगा कि किस तरीके से ये सब्जेक्ट बांटे जाएंगे, इसके ऊपर अभी कार्य चल रहा है जो हमारे सामने आ जाएगा। उसके साथ एक जो बड़ा और बहुत बड़ा जो मुझे प्रभावित किया, ये बदलाव आया कि कॉलेज की शिक्षा के अंतर्गत अभी हमारा जो कॉलेज का BA तक का जो है प्रोग्राम वो 3 साल का है। BA फर्स्ट ईयर या कहिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो उसमें अगर किसी कारण कोई बच्चा फर्स्ट ईयर पास करके छोड़ देता है, सेकेंड ईयर पास करके छोड़ देता है तो उसको कोई भी डिग्री नहीं मिलती है। तो इसमें जब भी कोई बच्चा फर्स्ट ईयर करेगा तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा, उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 साल कर लेता है बच्चा तो उसे डिप्लोमे का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और अगर 3 साल करता है तो वो डिग्री उसको प्राप्त हो जाएगी उस विषय के अंदर। और यदि 1 साल और पढ़ता है तो रिसर्च के साथ उसको ग्रेजुएशन की डिग्री उसको दी जाएगी। PG के में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। उसके अंतर्गत जो भी PG हमारी 2 साल की थी वो 1 और 2 साल दोनों की है। यदि जो स्टूडेंट है वो 3 साल की डिग्री प्राप्त करता है तो 2 साल के अंदर वो PG कर सकता है और वो यदि रिसर्च के साथ UG की डिग्री प्राप्त करता है तो वो 1 साल के अंदर PG की डिग्री प्राप्त कर सकता है। तो निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा पद्धति में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो और शिक्षा पद्धति, चूँकि हम मानते हैं कि शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो आपके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है और वो जब हम अपना विकास करेंगे तभी हम अपने परिवार का विकास कर पाएंगे, अपने समाज का विकास कर पाएंगे, अपने देश का विकास कर पाएंगे, अपने पूरे विश्व का विकास होगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा जो है वास्तविक अर्थों में सत्य की खोज है, विज्ञान और प्रकाश की अंतहीन यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो मानवता के विकास के नए रास्ते खोलती है। तो आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।